नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ग्रो योर वेल्थ 91, योर ओन यूट्यूब चैनल फॉर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि आज हम वर्लपूल का एनुअल रिपोर्ट FY20 का एनालिसिस करने वाले हैं एंड वर्लपूल का बिजनेस मॉडल, वर्लपूल का मैनेजमेंट का फ्यूचर आउटलुक एंड इस साल का परफॉर्मेंस, इन तीनों पे थोड़ा सा नज़र डालेंगे और समझेंगे कि एनुअल रिपोर्ट को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। वर्लपूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम विशाल भोला है एंड उन्होंने IIM बैंगलोर से अपना MBA किया है, विच इज़ अ वेरी गुड कॉलेज। इसके साथ साथ यूनिलीवर में उनका 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एट अ सीनियर पोस्ट। सो उनको कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट्स का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है एंड वी ऑल नो कि वर्लपूल इज़ ऑल्सो अ कंज्यूमर ड्रिवन मार्केट। तो इन्होंने वर्लपूल को ज्वाइन किया है जनवरी 2020 में एंड वो फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं अप्रैल 2020 से। तो नाउ द कंपनी इज़ इन द हैंड्स ऑफ अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनका बेस्ड ऑन दिस वी कैन से कि एक्सपीरियंस इज़ रेलेवेंट एंड गुड फॉर द कंपनी। चलिए वर्लपूल के कुछ प्रोडक्ट्स पे नज़र डालते हैं। तो बेसिकली वर्लपूल जो है वो रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, किचन वेयर, एयर प्योरीफायर्स, वाटर प्योरीफायर्स, इन सब चीज़ों पे फोकस करता है। तो वी कैन सी कि वर्लपूल इज़ मेनली इनटू द अप्लायंस मार्केट। उनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो इसके अराउंड सेंटर्ड है। मैंने इसके साथ कुछ पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स इन ईच कैटेगरी का स्क्रीनशॉट्स डालें, तो यू कैन हैव अ लुक एट इट एंड वी कैन सी कि वो एग्रेसिवली किचन रिलेटेड इक्विपमेंट्स में अपना प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। चलिए इसके शेयर होल्डिंग पे थोड़ा नज़र डालते हैं। तो बेस्ड ऑन मार्च 2020 31 मार्च 2020 हम ये समझ सकते हैं कि 75% ऑफ शेयर प्रमोटर के हाथ में, जो कि फॉरेन प्रमोटर है। तो मतलब वर्लपूल कॉरपोरेशन का जो स्टेक है वर्लपूल इंडिया में, दैट इज़ 75% एंड ओनली 8% इज़ अवेलेबल टू द पब्लिक। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन एक्चुअली फॉर अ कंपनी कि प्रमोटर के पास मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स हो, क्योंकि उससे ये दिखाते हैं, मतलब उससे ये दिखता है कि प्रमोटर को अपने कंपनी की तरक्की पे बहुत भरोसा है एंड बहुत कॉन्फिडेंस है। तो जिस भी कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है प्रमोटर का, वो अगर बढ़ रहा है तो इट इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। अगर स्टेबल है तो भी अच्छा है, घट रहा है तो मतलब बहुत कम डिफरेंस से घटना चाहिए। अगर कंटिन्यूसली गिर रहा है प्रमोटर शेयर होल्डिंग, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, दैट इज़ अ रेड फ्लैग। हमें ये समझना पड़ेगा कि ओके कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। जो सत्यम कंप्यूटर्स था उसके केस में प्रमोटर्स जो थे वो धीरे धीरे अपना शेयर्स हर साल बेच के कम कर रहे थे एंड पीपल डिडंट नोटिस दैट एज अ बिग साइन। तो उससे बहुत बड़ा लर्निंग मिला है, काफ़ी लर्निंग्स मिला है। वन ऑफ देम इज दिस कि प्रमोटर का जो होल्डिंग है दैट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी गुड। तो इन केस ऑफ वर्लपूल दिस इज़ अ वेरी बिग प्लस पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स का समरी। तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे हमें कंपनी के डायरेक्टर का विजन का आइडिया लगता है। तो डायरेक्टर बोलते हैं कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा फिक्स्ड एसेट का इन्वेस्टमेंट स्केल अप किया है एंड मेन एरिया ऑफ फोकस इज कॉस्ट मैनेजमेंट। तो डायरेक्टर इज़ फोकसिंग ऑन दीज टू थिंग्स। एक तो अपना फिक्स्ड एसेट्स यानी कैपेसिटी एक्सपेंशन बढ़ाना, दूसरा है कॉस्ट को मैनेज करना, कंट्रोल करना। अभी वर्लपूल का जो है जॉइंट वेंचर है विथ एलिका पीबी इंडिया और एलिका इंडिया, जिसमें वर्लपूल का 49% का शेयर होल्डिंग है। अभी एलिका इंडिया क्या करता है, वो किचन इक्विपमेंट, रेफ्रिजरेटर्स, बिल्ट इन माइक्रोवेव ओवन्स, डिश वॉशर, ये सब बनाता है। अगर आप गौर करें तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिसेंटली अभी ट्रेंड में आ रहे हैं एंड इट इज़ बिलीव्ड कि आने वाले 10-15 सालों में इन प्रोडक्ट्स का डिमांड हाई इनकम पीपल के मतलब कैटेगरी में बढ़ेगा। सो पीपल आर स्लोली ड्रिवन टुवर्ड्स दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसका कन्वीनियंस फैक्टर बहुत हाई रहता है। तो वो भी हम समझेंगे आने वाले कंज्यूमर एंड कस्टमर इंसाइट्स पे। तो द जॉइंट वेंचर विद एलिका इज़ अ स्ट्रेटेजिक मूव जो कि कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ अलाइन कर रहा है। तो दैट्स अ गुड थिंग कि वर्लपूल इज़ हैविंग द JV विथ एलिका। अभी इसका कंटिन्यूएशन देखें तो परफॉर्मेंस ऑफ
जॉइंट वेंचर कैसा हुआ है, 15% से सेल बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन। सो वी कैन सी कि इसके साथ जो जॉइंट वेंचर है उससे वर्लपूल का भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ है एंड इट इज़ अ सेगमेंट इन डिमांड। तो चलिए कैपेसिटी एक्सपेंशन पे बात करते हैं। लाइक द डायरेक्टर हैड टोल्ड ही वांट्स टू फोकस ऑन कैपेसिटी एक्सपेंशन। तो हम देख सकते हैं कि पूना प्लांट एंड फरीदाबाद प्लांट में रेफ्रिजरेटर का कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स किया गया है। तो वी नाउ नो कि प्राइमरी फोकस कहाँ पे है, इट इज़ टुवर्ड्स द रेफ्रिजरेटर्स। अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पे, जो कि है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। इससे हमें कंपनी के सारे टॉप मैनेजमेंट पर्सनल्स का आइडिया, आउटलुक, फोकस एंड स्ट्रैटेजीज़ का पता चलता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों कंपनी को समझने के लिए। तो मैनेजमेंट ये बोलता है कि उनको कंज्यूमर का जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, कंज्यूमर के जो लेटेस्ट बिहेवियर्स हैं उसका समझ है, हाइजीन पे ज़्यादा फोकस है, घर पे रहने का डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। एंड इससे मेन चीज़ जो कंक्लूड कर रहे हैं, मैंने अंडरलाइन किया है कि मेकिंग देयर होम्स इक्विप्ड ऑल अप्लायंसेस टू ड्राइव कन्वीनियंस एंड मेक लाइफ कंफर्टेबल एट होम। तो मैनेजमेंट ये कह रहा है कि सभी घर पे रहने वाले हैं और वो चाहते हैं कि घर पे जितना कंफर्टेबल और एफिशिएंट वे में काम हो उतना अच्छा है। जैसे आप सबको पता होगा कि बर्तन धोना इज़ अ पेन फॉर मैनी पीपल एंड एक डिश वॉशर जो है वो इस काम को ऑटोमेटिकली कर देता है एंड काफ़ी आसान होता है। दिस इज़ जस्ट अ एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन कि वो किस कन्वीनियंस की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो घर पे कन्वीनियंस को बढ़ा सकता है एंड दैट इज़ व्हाट वर्लपूल इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन। तो ओवरऑल जो कैपिटल ग्रोथ है एंड डेमोग्राफिक डिवाइड है, ये दोनों वर्लपूल इंडिया स्टेट्स एज अ रीज़न दैट इट सीज इसका सेल्स आगे बढ़ेगा। अभी कंपनी बोल रहा है मैं बहुत अच्छा करूँगा आने वाले 15-20 साल में, क्योंकि कैपिटल जो ग्रोथ है या फिर सिंपल वर्ड्स में जो पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम जो है वो हर इंसान के हाथ में बढ़ने वाला है, जिससे लोग मेरे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। एंड डेमोग्राफिक डिवाइड को हम समझेंगे आने वाले स्लाइड्स में। अगर हम कंज्यूमर ट्रेंड्स एंड डेवलपिंग मार्केट्स का एनालिसिस देखें जो मैनेजमेंट में किया है, तो उससे ये हमें पता चलता है कि 2018 से अब तक डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा है, विच इज़ अंडरस्टूड फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड। एंड ये बोल रहे हैं कि पेनिट्रेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स लाइक रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड एयर कंडीशनर जो है वो इंडिया में बहुत कम है। अभी पेनिट्रेशन का मतलब क्या है? पेनिट्रेशन का मतलब है कि 100 में से कितने लोग आपके प्रोडक्ट, या आपका नहीं, वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। जैसे टूथपेस्ट को अगर हम कंसिडर करें तो इंडिया में टूथपेस्ट का पेनिट्रेशन 99% या उसके ऊपर है। इसका मतलब है 100 लोगों में 99% ऑफ पीपल यूज़ टूथपेस्ट। साबुन का भी सेम चीज़ है, काफ़ी लोग उसको यूज़ करते हैं। लेकिन वर्लपूल कह रहा है कि इंडिया में 100 में से सिर्फ 30 लोग, या 33 टू बी प्रिसाइज, फ्रिज यूज़ करते हैं। तो इसके लिए बाकी 67 जो है वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सेगमेंट बन जाता है। जो 33 लोग यूज़ कर रहे हैं वो तो है ही अपॉर्चुनिटी, बिकॉज उनको अपना प्रोडक्ट्स कभी ना कभी रिप्लेस करना ही पड़ेगा। बट दे आर सीइंग द 67% जिनके पास फ्रिज ही नहीं है, या फ्रिज लेटेस्ट मॉडल या बेहतरीन तरीके का फ्रिज नहीं है। तो दीज आर ऑल प्लेसेस वेयर वर्लपूल इंडिया वांट्स टू ग्रो एंड इट सीज ट्रमेंडस अपॉर्चुनिटी। अगर वर्लपूल इंडिया आज टूथपेस्ट बनाएगा तो टूथपेस्ट का पेनिट्रेशन क्योंकि 99% है, हर कोई एक टूथपेस्ट यूज़ करता है, उसको टूथपेस्ट बेचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में दुनिया भर के टूथपेस्ट हैं। उनसे compete करके जीतना बहुत टफ है। आप कोलगेट का भी देखेंगे तो बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, बट कोलगेट का जो सेल्स ग्रोथ है दैट इज़ वेरी बैड। इसका मेन रीज़न ये है कि जितने भी सेल्स होने थे वो पिछले सालों में, जब टूथपेस्ट बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे तब बहुत रैपिड ग्रोथ हुआ था इस कंपनी का। बट अभी हर कोई टूथपेस्ट यूज़ कर रहा है, तो कोलगेट मतलब इट कैन ओनली वेरी लेस, बहुत कम मार्जिन से अपना सेल्स बढ़ा पा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कोलगेट पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें हम उसका एनुअल रिपोर्ट एंड पास्ट परफॉर्मेंस का एनालिसिस करें, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
ऑल्सो अगर आपको अब तक इस वीडियो का एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो थ्रू कमेंट्स। तो बेसिकली इससे हम ये देख सकते हैं कि वर्लपूल के पास काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है आने वाले सालों में। सो डज दिस मेक दिस कंपनी वेरी अट्रैक्टिव? आई थिंक सो। मेरे हिसाब से यस, मेरे को भी लगता है कि आने वाले सालों में सभी के पास एक फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी होगा। एंड वर्लपूल बहुत अच्छा ब्रांड है, डेफिनेटली उसका मार्केट शेयर उन सेगमेंट्स में काफ़ी अच्छा होगा। सो दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली फील। तो इट ऑल्सो स्टेट्स कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की वजह से भी सेल्स बढ़ेगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड सिंप्लीफाई तरीके से समझना है तो जिस कंट्री का डेथ रेट घट रहा हो एट द सेम टाइम बर्थ रेट भी घट रहा हो। तो हमें पता है कि इंडिया में जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ने वाला है आने वाले सालों में। एट द सेम टाइम जो बर्थ रेट है इंडिया का, जो कि काफ़ी हाई माना जाता है अब तक, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। पीपल आर नाउ रियलाइजिंग कि मतलब एक बच्चा काफ़ी है या मैक्सिमम 2 काफ़ी है। तो दिस इज़ अ साइन कि बर्थ रेट इज़ कमिंग डाउन। एंड क्योंकि मेडिकल साइंस काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, लोगों का जो जनरल वेल बीइंग है, पॉवर्टी जो है वो भी घट रहा है एंड वेल बीइंग इम्प्रूव हो रहा है। तो इंडिया का जो डेथ रेट है वो भी आने वाले सालों में कम होगा। अभी आई एम नॉट सेइंग कि मतलब 1 साल में होगा, बट 10-15 सालों के बारे में हम सोचें तो डेफिनेटली इट इज़ इन अ पॉजिटिव ट्रेंड। तो इसके वजह से क्या होगा, इकोनॉमी ब्लूम करेगा, लोगों का जो प्रोडक्टिविटी एंड वर्किंग पॉपुलेशन है वो बढ़ेगा। तो इसके वजह से इनकम हर किसी के पास ज़्यादा होगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस पीपल विल बी एबल टू अफोर्ड ऑल दीज प्रोडक्ट्स विच विल इन टर्न इंक्रीज द सेल्स। तो वर्लपूल इज़ थिंकिंग फ्रॉम दिस एंगल। एंड वर्लपूल से इसकी 2055 तक एनुअल रिपोर्ट में है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बाय द वे। तो 2055 तक दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा इनके सेल्स में। चलिए इंटरनेशनल बिजनेस पे एक नज़र डालते हैं। सो गाइस, वर्लपूल इंडिया सिर्फ इंडिया में नहीं जबकि बल्कि और भी देशों में अपना सामान बेचता है। एंड इट इज़ प्राइमरीली फोकसिंग ऑन साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसमें जो कंट्रीज़ हैं उसका नाम मैंने यहाँ पे डाला है स्लाइड में। एंड कंपनी ने काफ़ी नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए। तो कंपनी इन सब सेक्टर्स मतलब कंट्रीज़ में भी अपना ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ देख रहा है। अभी एक नज़र डालते हैं कि कंपनी को इंडिया से कितना सेल्स आया है और बाहर से कितना सेल्स आया है। तो अगर हम सेल्स की बात करें तो फ्रॉम इंडिया 5,67,000 लाख रुपीज़ का सेल्स आया है, जबकि अदर कंट्री से 11,700 लैक्स का सेल आया है। तो इससे यह समझ में आता है कि काफ़ी अपॉर्चुनिटी है अभी भी सेल्स ग्रोथ का फ्रॉम अदर कंट्रीज़। एंड द कंट्रीज दैट वर लिस्टेड वर ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज़ विच वर्लपूल बिलीव्स विल ऑल्सो टर्न आउट लाइक इंडिया। जैसे इंडिया का पर कैपिटा बढ़ रहा है एंड बाकी फैक्टर्स जो हैं वहाँ पे भी सेम चीज़ प्ले आउट होगा। एंड इफ़ यू सी तो सर्विस जो है वो कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 20,000 लाख्स रुपीज़ का सेल्स। तो हमें ये समझ में आएगा कि वर्लपूल सामान बेच के पैसा कमाता है, सर्विसिंग से भी पैसा कमाता है। एंड मेजॉरिटी ऑफ दर मनी कम्स फ्रॉम इंडिया फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए। एंड हमें ये भी पता है कि इंडिया थोड़ा अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है अकॉर्डिंग टू वर्लपूल्स रिसर्च। तो काफ़ी स्कोप है इंडिया में ही अच्छा ग्रोथ होने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सेल्स ग्रोथ। तो ये है पिछले 10 साल का सेल्स का नंबर्स जो कि मैंने ग्राफ में प्लॉट किया है। एंड वी कैन सी कि डिसेंट स्टेबिलिटी के साथ ग्रो किया है। तो गाइस, अगर आपने मेरा आईटीसी का फंडामेंटल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। उसमें मैंने समझाया है कि सेल्स का ग्रोथ तो बहुत अच्छा है लेकिन अब्रप्ट ग्रोथ अच्छा नहीं है। और वो हम समझेंगे आने वाले स्लाइड्स एंड वीडियोस में भी। अगर सेल्स अचानक से ऊपर बढ़ जाता है अनप्रेसिडेंटेड तरीके से तो वो अच्छा नहीं है, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी बैड। तो क्यों है वो आगे समझेंगे। अगर आपको जानना है तो डू चेक आउट दोज 2 वीडियोस। तो समझते हैं कि ईयर ऑन ईयर चेंज क्या हुआ है। जैसे
इस साल का पिछले साल के कंपैरिजन बढ़ा है या घटा है। तो अगर हम वैसा देखें तो 9 सालों के लिए सेल्स जो है वो 4 साल में 8% से कम है। मैंने अपना पर्सनल थंब रूल रखा है कि एटलीस्ट 8% या उसके ऊपर होना चाहिए फॉर 70% ऑफ द सैम्पल टाइम पीरियड। जैसे अगर मैं 10 साल लेता हूँ तो 10 सालों में कम से कम 7 साल ऐसे होने चाहिए जो कि 8 या उससे ज़्यादा हो परसेंट से सेल्स ग्रो किया हो। लेकिन इस केस में मतलब सैम्पल साइज़ 9 साल है एंड हम देख सकते हैं कि 4 साल में सेल्स घटा है। सो काफ़ी सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ सेल्स लेस देन 8% है। तो इस केस में इसका अट्रैक्टिवनेस थोड़ा सा कम दिखता है। बट इस एक फैक्टर की वजह से वी शुड नॉट मेक एनी कंक्लूजन्स, बाकी चीज़ें भी देखते हैं। नेक्स्ट आता है रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो गाइस दिस इज़ अगेन अ सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक। रॉ मटेरियल जैसे आपको पता होगा बहुत कंपनीज रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट होते हैं अपने प्रॉफिट्स के लिए। जिस दिन रॉ मटेरियल सस्ता होगा उनका प्रॉफिट अच्छा होगा, जिस दिन महंगा होगा उनका प्रॉफिट ख़राब होगा। ऐसे कंपनीज जनरली अच्छे नहीं माने जाते हैं क्योंकि रॉ मटेरियल का जो प्राइस है वो कंपनी के कंट्रोल में बहुत कम रहता है। तो जो कंपनी अपना रॉ मटेरियल प्राइस को स्टेबलाइज कर पाता है, जैसे इस केस में वी कैन सी कि 65 to 70 के रेंज में है मोर और लेस, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। कुछ कंपनीज ऐसे हैं जिनका मतलब एकदम 5% से 50%, फिर 15% ऐसे एकदम भयंकर फ्लक्चुएशन के साथ प्राइसिंग होता है। तो इस केस में ऐसा नहीं है। सो दैट मीन्स द मैनेजमेंट हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब विद कॉस्ट कटिंग। तो डायरेक्टर के रिपोर्ट में भी हमने देखा था कि कॉस्ट मैनेजिंग कॉस्ट इज़ अ प्राइमरी फोकस एंड पास्ट में कंपनी ने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया है। आई एम श्योर कि फ्यूचर में भी करेंगे क्योंकि ये उनका एक वन ऑफ द की फोकस एरियाज है। नेक्स्ट है अदर इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ये इस चीज़ का एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं और इसको अवॉइड भी करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ अदर इनकम का मतलब क्या है। बेसिकली अगर आपका बिजनेस नींबू पानी बेचने का है एंड आपके पास 10 स्टॉल हैं, नींबू पानी बेचने के 10 स्टॉल हैं। अगर आपने एक स्टॉल को बेच दिया, उससे जो पैसे आए हैं वो आपका अदर इनकम माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो कोर बिजनेस है वो नींबू पानी बेचना है। तो ये जो आपका अदर इनकम है, दिस मे और मे नॉट बी ए रिकरिंग इनकम। ये आपका मेन बिजनेस मॉडल में नहीं आता है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई अदर इनकम बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अब आप ये समझिए कि 100 रुपये में अगर 20, 25 या 30 रुपये आपके मेन ऑपरेशंस के अलावा आपको आ रहा है, या बेसिकली मतलब मेन ऑपरेशंस का कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ 70% है या उससे कम, तो दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। इसका मतलब बिजनेस जो है वो दूसरे तरीके से पैसा कमाने पे भी डिपेंडेंट हो रहा है। तो जितना कम हो अदर इनकम जनरली उतना अच्छा माना जाता है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने अच्छे कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ रेट दिखाया है, जो फंडामेंटली साउंड कंपनीज हैं, उनका अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन या तो स्टेबल रहा है या घटा है। जनरल थंब रूल अगर बोले तो पर्सनली आई फील 15% या लेस अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन इज़ ओके। 15 से ज़्यादा हुआ तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। एंड वी कैन क्लियरली सी कि इन केस ऑफ वर्लपूल इट इज़ स्लोली इंक्रीजिंग। तो ये एक हल्का सा एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो हमें ये देखना है कि आने वाले सालों में एटलीस्ट नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स वेदर ये अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है कि घट रहा है कि क्या हो रहा है। इससे हमें समझ में आएगा कि मैनेजमेंट कैसे अपने कंपनी के प्रॉफिट्स को मैनेज कर रहा है ना। डोंट गेट मी रॉन्ग गाइस, अदर इनकम ख़राब चीज़ नहीं है, बट आपका जो मेन ऑपरेशंस है उससे आने वाले पैसे इससे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होना चाहिए। ये मेरा व्यू पॉइंट है, इसलिए मैंने आपको अदर इनकम का ये ग्राफ दिखाया है। तो द लेस इट इज़ द बेटर। चलिए नेक्स्ट पे जाते हैं कि वर्लपूल का अदर इनकम है क्या। पहले उसको समझते हैं कि पैसा कहाँ से कमाया है। मैंने 3 चीज़ों को हाईलाइट किया क्योंकि अदर इनकम में सबसे ज़्यादा इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। तो हम इन्हीं 3 चीज़ों को देख लेते हैं। एक तो है बैंक के डिपॉजिट पे मिलता हुआ इंटरेस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा इनकम दिख रहा है, मतलब वर्लपूल के पास काफ़ी पैसा कैश में है।
इससे हमें ये समझ में आता है, जो कि बैंक में डाला हुआ है। दूसरी बात है कि जो डिपॉजिट्स हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स डेट सिक्योरिटीज़ पे, उससे भी उनको डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी मिलता है। एंड थर्ड थिंग इज़ योर एक्सचेंज डिफरेंस। करेंसी एक्सचेंज से जो पैसा कमाया गया है उसका कंट्रीब्यूशन इस साल थोड़ा सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो दीज आर द वेज इन विच वर्लपूल इज़ अर्निंग मनी। ये गलत या ख़राब नहीं है, बड़ा समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि इसका कंट्रीब्यूशन कम होना चाहिए। मतलब सेल ऑफ योर इक्विपमेंट्स एंड सर्विस शुड बी मच मोर देन दिस। चलिए नेट प्रॉफिट मार्जिन पे नज़र डालते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का स्टेबल तरीके से ग्रो हो रहा हो तो अच्छा माना जाता है। तो इस केस में वी कैन सी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन मोर और लेस 6-7-8% के आसपास है पिछले 5 सालों में। ये बहुत अच्छा साइन है, मतलब कंपनी जो है वो एक डिसेंट रेट से अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रो कर रहा है एंड मैनेज कर रहा है। गुड साइन फॉर द कंपनी। अब चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। CFO इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एंड नेट प्रॉफिट। अभी ये तो मैंने प्योर नंबर्स को प्लॉट किया, मतलब इन क्रोर्स कितना CFO आया है, कितना नेट प्रॉफिट आया है। जिनको CFO नहीं पता है, नेट प्रॉफिट का फ़र्क नहीं पता है, मैं उनको जल्दी बता देता हूँ। मान लीजिए आप नींबू पानी बेच रहे हो, मैं बार बार नींबू पानी का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि उससे मेरे को समझने में काफ़ी इजी हुआ है, काफ़ी कॉन्सेप्ट्स, सो दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम टेकिंग इट। सो अगर आपने 500 रुपये का नींबू पानी बेचा है और आपको 400 रुपये मिला है, और कोई बोलता है कि यार मैं 100 रुपये का खाता लिख दो, मैं 1 महीने के बाद दे दूँगा, तो आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो 500 रुपये होगा, क्योंकि आपने बेचा 500 का है। लेकिन जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो 400 रुपये होगा। बेसिकली कैश फ्लो बोलता है मेरे को पैसा हाथ में जो आया है मैं सिर्फ उसी को देखता हूँ, मैं जो पैसा आने वाला है उसको नहीं गिनता हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइस समझने के लिए कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस एंड नेट प्रॉफिट फॉर द एंटायर ईयर शुड बी मोर और लेस सेम। ऑब्वियसली सेम नहीं होगा, काफ़ी फ़र्क होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट में अदर इनकम भी आ जाता है जो कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन नहीं मानता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कमाए हुए पैसे को गिनता है और किसी पैसे को नहीं गिनता है। तो थोड़ा सा ऊपर नीचे फ़र्क तो होगा ही, बट एज अ थंब रूल जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है 80-120% तक अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें और परसेंटेज निकालें, तो नेट प्रॉफिट अगर 80-120% ऑफ कैश फ्लो होता है तो उसको एक डिसेंट मान सकते हैं, डिसेंट वैल्यू मान सकते हैं। अगर 80% से कम है या 120 से ज़्यादा है, मतलब कि कुछ और फैक्टर्स के वजह से बिजनेस अफेक्ट हुआ है, जिस भी डायरेक्शन में वो जाए। तो मैंने अगले स्लाइड में इसका कंपैरिजन दिखाया है, नेट प्रॉफिट बाय CFO। तो हम देख सकते हैं कि इन द पास्ट मतलब 80% से कम है, और रिसेंटली जो नेट प्रॉफिट है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से कहीं ज़्यादा है। एंड वी ऑल नो द रीज़न वाई, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी पैसे अदर इनकम से कमाया है। तो अदर इनकम जो है उसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ज़्यादा है, 19-20%, और वही चीज़ की वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लो से ज़्यादा दिख रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अगर 80-120 के रेंज में रहता तो काफ़ी अच्छा समझ सकते हैं, माना जाता है। तो इस केस में कंपनी का थोड़ा आउट ऑफ रेंज है ज़्यादा, बट इतना भी मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब 100 रुपये का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है तो 200 का नेट प्रॉफिट है या 10 रुपये का नेट प्रॉफिट है, एटलीस्ट इन द रिसेंट ईयर्स। तो वी हैव टू कीप एन आई आउट फॉर दिस, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको ध्यान रखना है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन फैक्टर विच वी हैव टू इवेल्युएट। नेक्स्ट आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी आपका मेरा पैसा है जो कि कंपनी के पास है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। उस पर जो प्रॉफिट कमाया है उसको रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं। अभी हम देख रहे थे कि जो नेट प्रॉफिट है वो तो बढ़ रहा है, यहाँ पे वी कैन सी, बट आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो घट रहा है। तो इसका क्या मतलब है, अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है
और ओवरऑल वैल्यू घट रहा है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आपका और मेरा पैसा कंपनी के हाथ में ईयर ऑन ईयर कितने कैसे बढ़ा है। तो टोटल इक्विटी ऑफ द कंपनी जो है आप देख सकते हो काफ़ी स्टीप ग्रोथ है, एकदम प्योर हाई ग्रोथ दिखा रहा है। तो डिनोमिनेटर यानी इक्विटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। तो दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव थिंग और अ बैड थिंग गाइस। इसका ये मतलब है कि कंपनी इज़ प्लानिंग ऑन समथिंग बिग। वी ऑलरेडी नो कि कंपनी का जॉइंट वेंचर है एलिका के साथ। मे बी कंपनी उसको पूरा खरीदने की प्लान रख रहा है और उसके लिए पैसा बचा रहा है, क्योंकि एक्विजिशन करना बहुत महंगा पड़ता है। तो हो सकता है इसके लिए कंपनी पैसे जोड़ रहे हो एंड इसीलिए इक्विटी ग्रो कर रहा है। चलिए देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखते हैं कि इट इज़ लोवेस्ट वॉज 26% एंड हाईएस्ट वॉज 43। तो गाइस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कंपनी में पैसा डालना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस उस पर कितने पैसे बनाए। मैंने अपने बिजनेस में 100 रुपये डाला तो उससे मेरे को कितना पैसे का प्रॉफिट हुआ है। हम ये देख सकते हैं कि दिस इज़ मोर और लेस स्टेबल इन द पास्ट 5 years, पर थोड़ा डिक्लाइनिंग ट्रेंड में। लेकिन गाइस एज अ थंब रूल मैं मानता हूँ कि 15% के ऊपर अगर ROC ही रहा तो दैट इज़ अ गुड साइन फॉर द कंपनी। एंड व्हेन आई से 15% के ऊपर आई मीन पिछले 5 या 10 सालों में हर साल 15 के ऊपर होना चाहिए। तो इस केस में इट इज़ डेफिनेटली मच मोर देन 15 एंड इट हैज़ शोन अ गुड ग्रोथ। तो इट्स अ गुड साइन गाइस, मतलब इसमें कुछ ख़राबी नहीं है। डेफिनेटली रिटर्न घटने की वजह से, थोड़ा कम होने की वजह से ROC घटता है, या कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा होने की वजह से भी घटता है। अभी हमें पता है कि पुणे और फरीदाबाद में इन्होंने रेफ्रिजरेटर प्लांट को एक्सपैंड करने का प्लानिंग किया है, तो पैसा तो लगा ही होगा। तो इसलिए जो डिनोमिनेटर यानी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है। अभी जो प्लान किया है उन्होंने एक्सपेंशन के लिए, उसका सेल्स में रिज़ल्ट आया नहीं है। तो हो सकता है फ्यूचर में हमें ये स्टेबल या बढ़ता हुआ नज़र आए। तो दैट इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस के मैनेजमेंट का एफिशिएंसी एक तरीके से बताता है कि 100 रुपये लगाने से मैनेजमेंट कितना पैसा निकाल पाता है। नेक्स्ट है नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, अगर मैं 1 रुपये का मशीन लेता हूँ तो उस पर मेरा सेल कितना होता है, इसको मेजर करने के लिए हम नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर लेते हैं। तो आप ऐसा समझिए कि जितना कम पैसा आपको अपने बिजनेस में डालना पड़े उतना, एंड उससे अगर सेल्स अच्छे से ग्रो कर रहा है तो वो बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर पिछले साल 1 रुपये से मेरे को मान लीजिए 5 रुपये का सेल हुआ एंड इस साल 1 रुपये से मेरे 8 रुपये का सेल हुआ, तो मतलब मैं लगा तो 1 ही रुपये रहा हूँ बट मेरा सेल जो है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा है। तो दैट इज़ वाई हायर द बेटर इज़ कंसिडर्ड फॉर नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर। कितने कम पैसों से आप कितना ज़्यादा सेल बढ़ा पा रहे हो। तो ये कंपनी का जो ग्राफ या चार्ट है वो मोर और लेस इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, एक्सेप्ट फॉर लास्ट 1-2 साल। इसमें कोई ऐसा गोल्डन रूल या थंब रूल नहीं है। मैं बस ये बोलूँगा कि बढ़ता हुआ ग्राफ या स्टेबल ग्राफ दोनों ही अच्छा है। घटता हुआ ग्राफ पे थोड़ा रेड फ्लैग डालना है, मतलब कंपनी बहुत पैसा पंप कर रहा है लेकिन वो सेल्स में ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अ डिक्लाइनिंग ग्राफ। तो वैसे कंपनीज में हमें ये समझना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। आई एम नॉट सेइंग ख़राब या अच्छा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रिसीवेबल डेज। रिसीवेबल डेज मतलब आपने जो भी सामान बेचा है उसका पैसा आपको इमीडिएटली तो नहीं मिलेगा इन हैंड, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वर्लपूल के केस में जो टाइम है पैसा कमाने का वो है ऑलमोस्ट 16-17 दिन के आसपास। सो ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन नंबर है। मतलब वर्लपूल जो है वो 20 दिन के अंडर आपसे पैसा, जो भी कस्टमर है उससे पैसा ले लेता है। तो दिस नंबर जितना कम है उतना बेहतर है। मतलब आज मैंने सामान बेचा और आज ही मेरे को पैसा मिला तो दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। बट हम सबको पता है कि बड़े बड़े बिजनेस में ऐसा नहीं चलता है क्योंकि करोड़ों का डीलिंग होता है।
एंड इमीडिएटली पैसा रियलाइज़ करना भी टफ है। तो जितना कम रिसीवेबल डेज हो उतना बेहतर। इस केस में इट इज़ लोअर इज़ बेटर एंड वी कैन सी कि वो ग्राफ भी घटता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आईटीसी का अपने कस्टमर्स के साथ काफ़ी अच्छा पावर पोजीशन है। बाय द वे आईटीसी वर्लपूल के जो कस्टमर्स हैं दे आर दी रिटेलर्स जो कि इनका सामान बेचते हैं। तो पावर ओवर रिटेलर्स इनका अच्छा है, क्योंकि अगर एक कंपनी का रिसीवेबल डेज बढ़ रहा है मतलब रिटेलर्स के हाथ में ज़्यादा पावर है, अगर घट रहा है तो कंपनी के हाथ में ज़्यादा पावर है। तो गाइस इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। वी हैव कवर्ड सिग्निफिकेंट कंटेंट फॉर एनालाइजिंग अ कंपनी एंड एनुअल रिपोर्ट ऑल्सो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आप और किस कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं, आइदर क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।